हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर नंबर 5 है दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। ये वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का कुछ पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। नाउ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक जो बहुत ही सिंपल सी टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि कैसे आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। दैट इज, हमें पढ़ना क्या है, गवर्नमेंट के बजट को पढ़ना है ना। देखो, बहुत ही क्लियरली समझना है, गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है, पूरी कंट्री के लिए काम कर रही है। गवर्नमेंट जो बजट बना रही है वो पूरी कंट्री को देख कर जो है बनाएगी, ठीक है। बजट में बेसिकली अगर हम लोग नॉर्मली अपने घर पर भी बात करें तो बजट में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास में कहाँ से जो है मनी आ रहा है, आप कहाँ पर स्पेंड कर रहे हो, वो सारी चीजें क्या करते हो आप लोग लिख लेते हो पहले, या जो है सारी चीजें नोट कर लेते हो कि हाँ इस मंथ का जो है बजट हमारा ये है, इतना इतना जो है हमारा रेवेन्यू है, इतना इतना हमारा एक्सपेंडिचर रहेगा, ठीक है। तो सेम वे में गवर्नमेंट की जो फैमिली है दैट इज व्हाट, दिस होल नेशन, ठीक है, पूरी कंट्री। तो गवर्नमेंट जो है वो वेरियस काइंड के एक्सपेंडिचर्स इनकर करती है, ऑल्सो गवर्नमेंट के वेरियस रेवेन्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो बस हमें जो गवर्नमेंट का बजट पढ़ना है ना, वो क्या है कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यूज है, जहां पर भी जो भी लगे आपको हर एक चीज को अपनी फैमिली के बजट से क्या कर लेना है, रिलेट कर लेना है, ठीक है। कि फैमिली में हम लोग कैसे अपना बजट बनाते हैं, सेम वे में जो है गवर्नमेंट अपनी फैमिली के लिए बजट बनाती है, दैट इज जो है कंट्री के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए जो है वो बजट बनाती है, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर नोट के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इस चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले इसमें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं एक बार वो देख लें। सो दे आर मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, कंपोनेंट्स है बजट के, बजट रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, बजट एक्सपेंडिचर एंड मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, ठीक है। क्या होता है ना कि बजट में डेफिसिट भी आता है, दैट मीन्स ऐसा भी हो सकता है, हो जाता है कि हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं हमारी इनकम से, तो वहां पर आता है डेफिसिट। डेफिसिट मतलब कि एक लॉस वाली कंडीशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर इस पर्टिकुलर चीज में मैं फैमिली पर बोलूंगी तो इतना डेफिसिट हम लोग नहीं देखेंगे जितना हमें गवर्नमेंट के सेंस में देखना पड़ता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के क्या क्या वेरियस जो है मेजर्स होते हैं डेफिसिट के, और उन्हें हम लोग कैसे क्योर कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर जो टॉपिक है या जो हमारा ये पार्ट है, इसमें हम लोग ये दो टॉपिक्स को देखेंगे, दैट इज गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है गवर्नमेंट बजट के, गवर्नमेंट जो है वो बजट क्यों बनाती है, ठीक है, उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो बेसिकली जब हम लोग आते हैं मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट पर, तो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, ठीक है। यहां पर हमेशा याद रखना कि जो बजट होगा ना आपका, वो एस्टिमेटेड होगा। बजट कभी भी जो है एक्चुअल नहीं रहेगा, दैट इज एस्टिमेटेड, ठीक है। हम लोग भी जब भी घर पर बजट बनाते हैं, आपके पेरेंट्स बजट बनाते हैं, तो उनसे पूछना दैट इज एस्टिमेटेड, ठीक है, कि उनके पास में इतना इतना रेवेन्यू रहेगा फॉर दिस ईयर, जो है इतना वो लोग कमा पाएंगे, इतना उन्हें स्पेंड करना है, कहां पर क्या इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें। तो दैट इज बेसिकली आप लोग पहले से एस्टिमेट करते हो कि हमें इस पर्टिकुलर मैनर में चलना है। जो एक्चुअल हो गया है उसको आप कभी भी बजट नहीं बोलते हो, ठीक है। बजट इज समथिंग कि आपने पहले से जो है ये सारी चीजें डिसाइड की है कि आपके रेवेन्यूज इतने हैं, मतलब रेवेन्यूज के सोर्सेस आपको पता है, उस हिसाब से आपने जो है एस्टिमेट कर लिया कि थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द मंथ, अगर आप मंथ का निकाल रहे हो, ठीक है। बट जब हम लोग गवर्नमेंट के बजट की बात करते हैं तो ये ईयर का रहता है, तो थ्रू आउट द ईयर इतना इतना जो है रेवेन्यू रहेगा, इस जगह पर स्पेंडिंग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इतना इतना हम लोग स्पेंडिंग के लिए इस पर्टिकुलर एरिया में रखेंगे, तो दैट इज द एस्टिमेटेड वैल्यूज, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट भी एस्टिमेटेड होता है। जब जो है गवर्नमेंट का बजट आता है ना, एवरी ईयर आप लोग देखोगे कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो इशू होता है। गवर्नमेंट का बजट जब इशू होता है उसके पहले आप लोगों के पास में एक इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली ये बताता है कि गवर्नमेंट का जो प्रीवियस ईयर में सारी चीजें थी वो कैसी चली, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो बजट जो है एस्टिमेट किया था, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट अभी बजट लेकर आई है 2023-24 का, ठीक है। ये यूजुअली जो है कौन से डेट को बजट आता है, तो दैट इज ऑन 1 February।
1 फरवरी को जो है बजट इशू किया जाता है। इसके अलावा कोई और डे भी हो सकता है, जब भी हमारे प्रेसिडेंट बोलेंगे तब भी हो सकता है, लेकिन बाय कन्विक्शन अगर जो हम लोग बोले तो 1 फरवरी को जो है बजट रिलीज होता है। देन इसके पहले जो है आप लोगों को मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। अगर इस ईयर ध्यान नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर जो है इन चीजों पर ध्यान देना है आपको, क्योंकि अब आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो अब जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके पहले बजट जो है रिलीज होता है, उसके पहले एक इकोनॉमिक सर्वे आता है जो कि बेसिकली लास्ट ईयर, दैट मींस अगर ये हम लोग ले रहे हैं ईयर, तो 2022-23 में गवर्नमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है उस चीज को जो है ये इकोनॉमिक सर्वे हमें बताता है, ठीक है। तो ये कुछ जो है नॉर्मल चीजें, एक जो वी वुड से कि बहुत ही कॉमन चीजें हैं, बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। So it is the statement of estimates of the government's expected expenditure during a financial year or fiscal year। देखो दो टाइप्स के ईयर होते हैं, वन इज द कैलेंडर ईयर एंड वन इज द फिस्कल ईयर। जब हम लोग बात करते हैं कैलेंडर ईयर की तो दिस इज बेसिकली व्हाट 1 जनवरी, ठीक है, टू 31 दिसंबर, ये होता है आपका कैलेंडर ईयर। कैलेंडर में जब हमारा नया साल शुरू हुआ, लेकिन एक ईयर होता है आपका फिस्कल ईयर, ठीक है, फिस्कल ईयर और द फाइनेंशियल ईयर। तो दैट इज बेसिकली व्हाट 1 अप्रैल से, आई एम सो सॉरी, जो आपका फिस्कल ईयर है दैट इज 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो डे होता है, जो ईयर होता है, ठीक है। आप लोग नॉर्मली देखोगे हर एक चीज जो है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलती है, ठीक है, हर एक चीज जो है ना वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलेगी। यू कैन लाइक नोटिस इट इन योर स्कूल्स ऑल्सो, आपकी स्कूल्स जो है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं चलती है, वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलती है। आपका न्यू सेशन स्टार्ट होता है इन अप्रैल, आपका जो एग्जाम्स है वो होते हैं फरवरी मार्च में, तो आपकी स्कूल्स भी जो है ना वो भी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही चलती है। एंड बाकी की जो पूरी इकोनॉमी है वो हम लोग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही करवाते हैं, उसमें सारी चीजें, ठीक है। जब आपको टैक्सेस पे करने हैं तो यू गेट अ टाइम जो कि 31 मार्च से पहले या 31 जुलाई से पहले, ठीक है। तो दीज आर वेरियस थिंग्स की जो है सारी जो इकोनॉमी है वो फंक्शन होती है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सो फिस्कल ईयर इज टेकन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट बजट, कुछ याद रख लेना, याद इसलिए रख लेना क्योंकि आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। आंसर राइटिंग में अगर आप कहीं पर आपसे पूछा गया कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है और आपने अगर ये आर्टिकल यूज कर लिया तो जो एग्जामिनर होगा वो खुश हो जाएगा कि चलो भैया इस पर्सन ने कुछ तो अलग लिखा है, ठीक है। गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन तो सभी लिखेंगे लेकिन नॉट नेसेसरी कि आर्टिकल सब लिखेंगे, क्योंकि याद नहीं रहता इतना, ठीक है, और हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। हम बोलते हैं यार इकोनॉमिक्स में क्या हम लोग ये आर्टिकल्स वगैरह को याद कर रहे हैं, पॉलिटी का एग्जाम हो या पॉलिटी हमें पढ़ना हो तो हम आर्टिकल्स को याद रखें, तो ये एक टेंडेंसी होती है। तो बस उसी लिए जो है आपको क्या रखना है, इसीलिए मैं क्या बोल रही हूँ कि याद रख लेना, याद रखोगे आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है, आप लोग ज्यादा अच्छे जो है मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है। So in India, Article 112 of the Constitution requires the central government to prepare annual financial statement for the country as a whole. This is called budget of the central government, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बनाती है, जो आर्टिकल 112 है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज स्पेसिफाइड है कि हाँ गवर्नमेंट को जो है बजट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इट इज 112 एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए क्या है, आर्टिकल 202, ठीक है। सो आर्टिकल 202 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स एवरी स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर annual financial statement of the concern for the concerned state. This is called budget of the state government, ठीक है। सो आर्टिकल 202 जो है वो हमें याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है वो 202 के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। Then budget is prepared by government at all levels, हर एक लेवल पर बजट बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आप लोग फैमिली पर वापस आओ, सेंट्रल लेवल, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर कौन है, आपके पेरेंट्स हैं, इन्होंने जो है एक ओवरऑल बजट बनाया पूरी फैमिली के लिए, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को कुछ ना कुछ पॉकेट मनी दी गई तो आप आपके लेवल पर अपना बजट बनाओगे। तो स्टेट लेवल पर कौन आया, स्टेट लेवल पर आप लोग आए हो, ठीक है।
यहाँ पर हमने लिख दिया यू एंड योर सिबलिंग्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर आए हो, आप अपने हिसाब से अपने लेवल पर क्या करोगे, बजट प्रिपेयर करोगे, ठीक है। सो दिस इज द सेंट्रल लेवल का बजट एंड देन वी हैव द स्टेट लेवल का बजट। अब उसके बाद में लोकल लेवल्स का भी बजट होता है, ठीक है। अब लोकल लेवल्स दैट इज जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उन वो लोग भी जो है अपने लेवल पर या अपनी जो उनके अंदर जो भी जुरिस्डिक्शन है उसके लिए क्या करती है, बजट प्रिपेयर करती है। तो आप ले सकते हो कि यू आर एन एल्डर ब्रदर और अ सिस्टर, या फिर आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर इज एन स्टेट एंड देन उसके बाद में लोकल गवर्नमेंट में आपके जो यंगर वंस है वो आ जाएंगे। तो इस वे से आप इस पूरे पैटर्न को अपनी फैमिली में भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। देन स्टेट, ये तो हो गया। देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स आर प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उस हिसाब से क्या होता है, उस हिसाब से सारे एक्सपेंडिचर्स वगैरह जो हैं और जो रिसीट्स वगैरह है वो प्लान की जाती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, फिर से फैमिली पर आएंगे। ऑलराइट, इस साल जो है पेरेंट्स ने सोचा है दैट दे विल बी बाइंग अ न्यू लैंड, तो इस लैंड को खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर अलग तरीके से किए जाएंगे। मान लो किसी ईयर में वो सोच रहे हैं कि इस ईयर जो है उनके बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं तो दे विल स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन, ठीक है। तो किसी ईयर में ये जो है क्या हो सकता है, प्लान हो सकता है। तो वेरियस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वेरियस जो प्लानिंग है कि हमें ये करना है, हम ये चाहते हैं, उस हिसाब से जो है बजट्स बनाए जाते हैं। अब गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं उसे हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन सच अ डे as the president may direct. By convention, finance minister presents the annual budget of the government on the first day of February each year, ठीक है। तो कन्वेक्शन अगर हम लोग बोले कि वैसे तो प्रेसिडेंट जिस भी दिन बोले उस दिन बजट जो है प्रेजेंट होता है, लेकिन बाय कन्वेक्शन अगर बोला जाए तो 1 फरवरी को जो है बजट प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और कौन करेगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे आपकी कंट्री के वो करेंगे, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ये जो है इसको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, ये नहीं कि जो है अपने मन से आ गए और बजट प्रिपेयर जो है प्रेजेंट कर दिया, वो प्रॉपर्ली अप्रूव्ड होना चाहिए फ्रॉम द पार्लियामेंट, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ दी जो मेंबर्स हैं वो जो है एग्री करना चाहिए जो भी बजट के एस्टिमेटेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको। The budget reveals the financial performance of the government in the last year and financial policies for the coming fiscal year, ठीक है। जो इकोनॉमिक सर्वे की बात की है वो इसी का पार्ट है। दैट जो है वो लास्ट ईयर का भी बताता है कि गवर्नमेंट की जो पूरी फंक्शनिंग थी, जो पूरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था वो कैसा था, और कमिंग ईयर में जो है वो क्या क्या पर्टिकुलर पॉलिसीज जो है वो लेकर आने वाले हैं, और उनकी जो लाइक वर्किंग का मेथड है वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। नाउ कम्स टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, वी नो। इंडिया में जो है आप लोगों को अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलेंगे। अब अगर हम लोग आए उनकी इनकम लेवल पर तो अलग अलग इनकम लेवल के जो है लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देयर विल बी सम हु आर सुपर रिच, देयर विल बी सम हु आर सुपर पुअर, ठीक है। उनके पास में 2 टाइम का जो है खाना खाने की भी जो है ना प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोग भी हैं आपकी कंट्री में। अब गवर्नमेंट किसी एक पर्सन के लिए तो है नहीं, या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नहीं है, गवर्नमेंट है पूरी कंट्री के लिए, तो उन्हें जो है पूरी कंट्री के बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर क्या सोचती है, या उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि वो रिसोर्सेस को रीएलोकेट करे, ठीक है। अब रीएलोकेट कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल कि जो भी प्राइवेट फर्म्स होती है वो किस मोटिव से वर्क करती है, प्रॉफिट मोटिव से। उन्हें प्रॉफिट कहां से मिलेगा, उन्हें प्रॉफिट मिलेगा अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है फॉर द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज जो है ये लोग उन्हें परचेज करने वाले हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट गेन हो सकता है, जिसके पास में जो है परचेजिंग पावर है उसी के लिए जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी जो फर्म्स एंड ऑल है, ठीक है। जो बहुत ही स्पेसिफिकली बोलूं तो जो प्राइवेट फर्म्स है, बिकॉज वहां से वो क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। फॉर दोज जिनके पास में जो है परचेजिंग पावर नहीं है, उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन उतना नहीं होगा। कोई एनजीओज वगैरह होंगे या कोई जो है वेलफेयर के लिए अगर काम कर रहे हैं तो
तो वो ही जो है उन लोगों के लिए क्या करने वाले हैं, प्रोडक्शन करने वाले हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आती है यहाँ पर जो मेन रोल प्ले किया जाता है दैट इज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है पिक्चर में आएगी। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत बार जो है खुद जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है एंड उन्हें कम रेट्स पर जो है सेल आउट करती है टू पुअर पीपल ऑल्सो, ताकि सभी लोगों का जो है वेलफेयर हो सके एंड जो वनरेबल ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी है वो भी डिप्राइव्ड नहीं रहे किसी भी पर्टिकुलर चीज से, ठीक है। सो through the budgetary policy, government aims to reallocate resources in accordance with the economic, that is profit maximization, and social, that is public welfare priorities of the country, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ ये नहीं चाहिए कि वेलफेयर ही होता रहे। अगर ऐसा चाहती तो फिर वो प्राइवेट फर्म्स को कभी जो है एंटर ही नहीं होने देती मार्केट में, लेकिन जो है दोनों चीजें होनी चाहिए, दैट इज प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज करो ही, क्योंकि जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो अल्टीमेटली उससे जो है इकोनॉमी ग्रो करेगी, लेकिन वेलफेयर पर भी ध्यान देने की जरूरत रहती है। अब गवर्नमेंट जो है वो इन रिसोर्सेज को रीएलोकेट कैसे करती है, दैट इज जो रिच के पास में रिसोर्सेज है उसे रिच से लेकर पुअर तक कैसे पहुंचाती है, उसके क्या मेजर्स हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन इज टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। देखो बहुत बार आप लोगों ने ये सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है टू फर्म्स जो कि अगर जो है रूरल एरियाज में सेटअप हो रही है या कोई ऐसी जगह पर सेटअप हो रही है जहां पर बिल्कुल भी जो है ना डेवलपमेंट नहीं है, तो वहां पर गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड ऑल प्रोवाइड करती है, राइट, टैक्स कंसेशन देती है, ताकि जो है गवर्नमेंट इन सारी चीजों को प्रमोट करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है हर एक एरिया क्या हो सके, डेवलप हो सके। ऑल्सो कुछ जो एसेंशियल गुड्स वगैरह हैं उन पर गवर्नमेंट को लगता है तो वो टैक्स कंसेशंस या फिर सब्सिडीज वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे वो पर्टिकुलर सेक्शन भी जो है डेवलप होगा जहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंच रहा था, साथ ही साथ वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, जिनके पास में फिर परचेजिंग पावर भी आ जाएगी तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को भी खरीद पाएंगे, ठीक है। देन डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ये दूसरी चीज हो सकती है कि गवर्नमेंट खुद ही क्या कर रही है, खुद ही जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने लगे, ठीक है। So there are many non-profitable economic activities which are not undertaken by the private sector, like water supply, sanitation, law and order, national defense, etc. These are called public goods. Public goods are basically वो goods होते हैं जो कि अगर एक पर्सन ने यूज कर लिया ना तो वो दूसरे के लिए कम नहीं होने वाले। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक पब्लिक पार्क ले लो, ठीक है। इस पार्क में अगर एक पर्सन घूमने गया है तो उसके घूमने से किसी और के लिए जो है ना वो पार्क ऐसा नहीं है कि नहीं वो एक पर्सन घूम रहा है तो उसने इस पर्टिकुलर एरिया में घूम चुका है तो अब ये एरिया पे आप लोग नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं होता ना। दिस इज द पार्क ओपन फॉर ऑल, दिस इज अ पब्लिक गुड। एक ने यूज किया तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के लिए उसमें जो है किसी भी काइंड की जो है सेक्रीफाइस या स्केर्सिटी आ गई हो, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द पब्लिक गुड। अब बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो कि प्रॉफिटेबल नेचर के नहीं होते, एंड वी नो कि जो प्राइवेट फर्म्स है वो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए काम करते हैं, तो जो ये नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं वो गवर्नमेंट अपने एंड से अंडरटेक करती है बिकॉज दे आर एसेंशियल, ओके। जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पर जो है एक्सपेंडिचर को इनकर करना, नेशनल डिफेंस पर जो है एक्सपेंडिचर को इनकर करना। अगर डिफेंस नहीं होगी तो जैसे आज की डेट में हमारे नेबर्स हैं उन पर्टिकुलर नेबर्स के साथ में हम लोग पीसफुली रह ही नहीं सकते बिकॉज आवर डिफेंस सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग। तो जो है हम लोग आराम से जो है क्या कर रहे हैं, आराम से अपनी जो लाइफ है वो जो है जी रहे हैं, ठीक है। So these are the things. So such activities are necessarily undertaken by government in public interest and to raise social welfare, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज है ये गवर्नमेंट अंडरटेक करती है पब्लिक इंटरेस्ट में और सोशल वेलफेयर को जो है रेज करने में, ठीक है। देन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड इनकम एंड वेल्थ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया देयर आर सम हु आर सुपर रिच, देयर आर सम हु आर सुपर पुअर, बाकी फिर बीच में आते जाते रहते हैं, ठीक है। सो ये जो गैप है ना हमारी कंट्री में इनकम के बीच में वो बहुत ही ज्यादा है। तो गवर्नमेंट अपनी जो भी पॉलिसीज है उससे क्या करती है, उससे ये जो इनइक्वालिटीज है इनकम और वेल्थ में उसे रिड्यूस करती है। कैसे रिड्यूस करती है, बहुत सिंपल चीज है, गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती है
जितना ज्यादा आपकी इनकम उतना ज्यादा आपका टैक्स, ठीक है। ये जो है ये पर्टिकुलर टैक्स सिस्टम जो है वो इंडिया में प्रिवेल करता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपके टैक्सेस भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज होता है, विच इज प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। ये जो टाइप ऑफ टैक्स है दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी अगर इनकम बढ़ रही है आपको पेमेंट ज्यादा करना है, आपको टैक्स ज्यादा देना है। फॉर दोज जिसकी जो है इनकम ज्यादा नहीं है या वो अगर टैक्स स्लैब में नहीं आते तो उन्हें किसी भी काइंड का जो है टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो इससे क्या हुआ, जैसे कि एक पर्सन है जिसकी इनकम ज्यादा है, इसने टैक्स पे किया है तो इसकी जो रियल इनकम बची, ठीक है, वो इनकम जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। एक बी पर्सन है जो कि टैक्स स्लैब में नहीं आता है तो इसकी इनकम कम नहीं होगी, ठीक है, उसे जो है कंपलसरी पेमेंट नहीं करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली इससे क्या हुआ कि ये एक ही इनकम थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई। तो जो इनइक्वालिटीज इतनी थी वो कहीं इतनी आ सकती है, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज ऑफ जो इनकम एंड वेल्थ है वो कम करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट विद इट्स पॉलिसीज। So government aim to reduce such inequalities of income and wealth through its budgetary policy. Government aim to influence distribution of income by imposing taxes on rich and spending more on the welfare of the people, ठीक है। तो टैक्सेस लो रिच से और उसे जो है क्या करो, उस पर्टिकुलर मनी को स्पेंड कर दो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, ठीक है। देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ही मेजर चीज होती है। आपकी इकोनॉमी में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, ठीक है। फ्लक्चुएशंस कभी जो है इकोनॉमी बहुत ही अच्छी वर्क कर रही है, दैट इज बूम फेज पर वर्क कर रही है, फिर कभी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं आ रही है, तो क्या हो रहा है कि आपकी जो डिमांड है वो अगर कम जाएगी तो इकोनॉमी में रिसेशन आने लगेगा, ठीक है। और अगर रिसेशन बहुत ज्यादा टाइम तक कंटिन्यूड रहा तो वो डिप्रिसिएशन वो जो है डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन डिप्रेशन से वापस ऊपर ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस रिसेशन को कंट्रोल करना, बूम वाला पीरियड है तो हाँ पूरी इकोनॉमी में जो है डिमांड सप्लाई अच्छी ही चलती रहे, रिकवरी वाले फेज में वापस आना, तो ये सारी जो चीजें है ना ये इकोनॉमी में चलती रहती है। इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे होता रहता है और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अगर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने लास्ट वाला जो चैप्टर था उसमें। एंड आई होप सो कि आप लोगों ने वो चैप्टर देख लिया और अपनी जो उतनी पार्ट है वो कंप्लीट है। अगर वो आपको पता है तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि जो फ्लक्चुएशंस है इकोनॉमी में वो बहुत ही कॉमन है कि वो आ सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट जो है अपनी जो बजटरी पॉलिसी होती है उसकी हेल्प से इकोनॉमी को स्टेबल बनाकर रखती है। जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई हो जाए तो मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, जब इकोनॉमी में जो है मनी सप्लाई बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है। तो ये सब कुछ जो है गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसीज के थ्रू करती है। So economic stability, it means absence of large scale fluctuations in prices. Such fluctuations create uncertainties in the economy. Government can exercise control over these fluctuations through taxes and expenditures, ठीक है। गवर्नमेंट जो है टैक्सेस और एक्सपेंडिचर्स के थ्रू जो है इन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करती है और कैसे जो टैक्सेस और एक्सपेंडिचर उनको कैसे यूज करती है ये हम लोग अपने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग अपना लास्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो। इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज एमर्ज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन एग्रीगेट सप्लाई, बहुत ही क्लियर चीज है ये हमें, जब डिमांड ज्यादा होती है आपकी सप्लाई से तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर, ऑलराइट। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है इसका मतलब कि मनी सप्लाई ज्यादा है इकोनॉमी में, और मनी सप्लाई को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। गवर्नमेंट कैसे कर सकती है, एक्सपेंडिचर उनके खुद के जो एक्सपेंडिचर है उनको कम करके, ठीक है। तो उस वजह से जो ये एक्सेस में जा रही है एग्रीगेट डिमांड वो वापस इक्वल आ सकती है एग्रीगेट सप्लाई के, ठीक है। देन ड्यूरिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन कब आएगा, जब डिमांड कम हो जाए और सप्लाई ज्यादा हो जाए, ठीक है। सो ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर and give tax concessions and subsidies. In short, policies of surplus budget during inflation and deficit budget during deflation helps to maintain stability of prices in the economy, ठीक है। देन आते हैं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो देखो वी नो कि गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस भी हैं,
तो गवर्नमेंट अब क्या करती है, मतलब कि उनका एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनके जो एंटरप्राइजेस हैं उन्हें मैनेज करना, ठीक है, वहां पर प्रॉपर प्रोडक्शन वगैरह हो, प्रॉपर जो है सारी चीजें चले, तो उनका मैनेजमेंट में भी क्या लगेगा, एक्सपेंडिचर लगेगा और वहां से रेवेन्यू भी जनरेट होता है, मतलब कि ये जो है गवर्नमेंट के बजट का पार्ट रहेगा, ठीक है। So there are large numbers of public sector enterprises, especially natural monopolies, which are established and managed for social welfare of the public. Budget is prepared with the objective of making various provisions for managing such enterprises and providing them financial help. ठीक है, तो जो है बजट में वेरियस प्रोविजंस बनाए जाते हैं कि जो भी पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है और अगर जरूरत लगे तो कैसे, मतलब जो है फाइनेंशियल हेल्प वगैरह प्रोवाइड करनी है, ठीक है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत ही ऑब्वियस सा जो है आपका वी वुड से कि गवर्नमेंट का क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। सारी चीजें वो क्यों कर रही है, ताकि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सके। अगर इकोनॉमी ही ग्रो नहीं करेगी तो फिर तो कुछ भी जो है वो मतलब का नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ही वी वुड से कि ऑब्वियस सा ऑब्जेक्टिव बनता है ऑफ द गवर्नमेंट बजट। So it implies a sustainable increase in the real GDP of an economy. I hope so. आप लोगों को real GDP का मतलब बहुत अच्छे से पता है। देखो ये हम लोग कहाँ पर पढ़ चुके हैं, अपनी नेशनल इनकम में। इसीलिए मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आप लोगों को कभी भी जो है ना कोई भी चैप्टर एकदम से नहीं उठाना है, सारी चीजें सीक्वेंस में चलानी है। चैप्टर 1 कंप्लीट करो, देन 2, देन 3, ठीक है। तो इस वे से चलोगे तो सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट बजट में देख सकते हैं कि हमें जो है कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी है ऑफ आर लास्ट चैप्टर, दैट इज एडी का ज्यादा होना, एडीएएस से इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी सिचुएशंस, यहाँ पर आए तो रियल जीडीपी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। So if the government provides tax rebates and other incentives for productive ventures and projects, it can stimulate savings and investment in an economy, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है जो प्रोडक्टिव वेंचर्स या फिर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए जब उन्हें लगता है तो वो टैक्स कंसेशंस वगैरह प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है, ताकि इससे जो है लोगों को एनकरेजमेंट होगा कि नहीं वो जो है ये सारी चीजों को अंडरटेक करे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगी, जो आपकी इकोनॉमी है वो ग्रो होगी। स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी एनहांसेस the production activity in different sectors of an economy. Government expenditure is a major factor that generates demand for different types of goods and services in an economy, which induces growth in private sector too, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो स्पेंड किया जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक जो है स्कूल्स बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, दीज आर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप आपकी इकोनॉमी को जो है ग्रो करवाना चाहते हो। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग होती है वो एनहांस करती है जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है इन डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे, अब जैसे कि कोई एक एरिया है ए, ठीक है, यहाँ पर मान लो रिसोर्सेस तो है बट ये हम बोलेंगे दिस इज रिमोट एरिया। रिमोट एरिया मतलब कि वहां तक पहुंचना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, एंड रिसोर्सेज है बट वो अभी क्या है, अभी वो अनटच्ड है, अनएक्सप्लोर्ड है। तो अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, अगर प्रॉपर कनेक्टिविटी हो जाए इस एरिया की, तो ये जो अभी तक ये रिसोर्सेज जो कि अनडिस्कवर्ड है वो डिस्कवर भी हो जाएंगे और वहां पर प्रॉपर प्रोडक्शन एंड ऑल भी होने लगेगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। ये डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जो है वहां पर क्या करती है, ग्रोथ करवाती है। अब मान लो ये जो है वो एग्रीगेन इकोनॉमी है या एग्रीगेन एरिया है, वहां पर एग्रीकल्चर इज द मेन जो है क्या है आपका फंक्शन है या ऑक्यूपेशन है, तो वहां के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट ही नहीं हो पा रहे हैं मार्केट में, बिकॉज जो है कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो इसीलिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। आपने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो वो सेक्टर जो है वो भी डेवलप होगा, जो आपका प्राइमरी सेक्टर है वो भी क्या हो सकेगा, वो भी डेवलप हो सकेगा, ठीक है। Then however, before planning such expenditure, rebates and subsidies, government should check the rate of inflation and tax rates also are too high to finance the expenditure, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीजें देखने से पहले अच्छे से डिसाइड कर लेना चाहिए, अच्छे से जो है सारी चीजों को एनालाइज कर लेना चाहिए कि अगर वो रिबेट्स या सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन ना बढ़े, ठीक है। अदरवाइज पता चले इधर से गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज कर दिया मनी और इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चला जाए तो फिर जो है कंडीशंस आपकी इकोनॉमी में स्टेबल नहीं रहेगी। ऑल राइट,
सो देन आता है रीजनल, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज इज बेसिकली व्हाट, वही चीज की कोई एरिया है जो बहुत ज्यादा क्या हो गया, बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, एंड देयर इज मेनी एरियाज जो कि बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुए, तो ये होता है रीजनल डिस्पैरिटी। ठीक है, तो अर्बन रूरल जो डिवाइड है ना उसको कम करना, तो ये गवर्नमेंट कैसे करती है, गवर्नमेंट जो है वेरियस काइंड ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइड करती है टू दी फर्म्स जो कि सेटअप होती है कहां पर, आपके रूरल एरियाज में। ठीक है, तो दिस इज लाइक इस वे से जो है गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड जो टैक्स कंसेशन है उसे यूज कर जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उसे कम करती है। ठीक है, so the government budget aims to reduce regional disparities through its taxation and expenditure policy for encouraging setting up of production units in economically backward regions. All right, so I guess कि ये जो various objectives of government budget है वो आप लोगों को clear है, और जो मतलब है गवर्नमेंट बजट का वो भी आप लोगों को क्लियर है। एंड जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर ह्यूमैनिटीज का जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th, और ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 1st of June। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। 11th का हमारे पास में बैच है इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, एंड फॉर 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। एंड इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी एट प्रेजेंट जो है 20% डिस्काउंट है, 20% अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, जो कि बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जाएगा ये हमारा ऑफर। तो इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जो है एनरोल कर लीजिए एंड जो 20% का ऑफ है वो अवेल कर लीजिए। अब 20% ऑफ आपको कैसे मिलेगा, तो बाय यूजिंग कोड साक्षी SAKSHIV, ये कोड यूज कीजिए, जल्दी से एनरोल कीजिए, एंड जो है ये डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। इनकी जो बैचेस की जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो इफ अगर इधर उधर नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर लिंक मिल जाएगी। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलेंगे। एंड आई होप सो कि ये जो सारी ही चीजें ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है, जो ये पार्ट है हमारा वो भी अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक